सीटेट 2023 की परीक्षा में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी खंड में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य होता है समस्या का समाधान। चिंतन और तर्क का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या का समाधान खोजना होता है। यह एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग का विकास का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तृत किया और 3 स्तरों तथा 6 चरणों में नैतिक विकास की व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर 3, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होगी? तो IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु है 12 और वास्तविक आयु है 10। इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो 10 दहा में यहाँ से हुआ 100 और 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120। 12 दहा में 120, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है, 120। बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न नंबर 4, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम अधिगम में पुरस्कार और दंड के महत्व पर प्रकाश डालता है? तो ये नियम है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार यदि किसी क्रिया का परिणाम संतोषजनक होता है तो व्यक्ति उस क्रिया को दोहराना पसंद करता है यानी पुरस्कार। यदि बच्चे अच्छा काम करते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आता है तो हम लोग उसको पुरस्कार देते हैं, तो बच्चे बार बार उस क्रिया को दोहराना चाहते हैं। इसके विपरीत यदि परिणाम असंतोषजनक होता है तो वह उसे दोहराने से बचता है। यदि हम बच्चों को दंड देंगे तो बच्चा कोई भी काम करने से हिचकेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा सीखता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं, क्या कहलाती है? तो यह समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे समाज के मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें यह समझने में मदद करती है कि समाज में क्या स्वीकार है और क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है? तो ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था को एक बहुत ही उथल पुथल वाली अवस्था बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था से कौन सी विशेषता जुड़ी हुई है? तो सामाजिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था से समूह प्रवृत्ति विशेषता जुड़ी हुई है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने हम उम्र साथियों के साथ समूह में खेलना, बातचीत करना और घुलना मिलना पसंद करते हैं। इस अवस्था में उनमें समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा तार्किक स्तर पर वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन कब शुरू करता है? तो पियाजे के अनुसार एक बच्चा तार्किक स्तर पर वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन कब शुरू करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से 11 वर्ष में बच्चे तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करते हैं, लेकिन उनका चिंतन केवल मूर्त यानी ठोस वस्तुओं और घटनाओं तक ही सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD की अवधारणा किसने दी? तो ये दिया था वाइगोत्स्की ने। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने ZPD की अवधारणा दी थी। यह बच्चे के वर्तमान विकास स्तर और उसके संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को दर्शाता है, जिसे वह अधिक अनुभवी व्यक्ति की मदद से प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, सीखने की प्रक्रिया को सबसे अच्छी तरह से क्या परिभाषित करता है? तो व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम या सीखने की सबसे व्यापक परिभाषा यह है कि यह अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित यानी बच्चों पर केंद्रित शिक्षा बच्चों को उनकी रुचि
और क्षमता के अनुसार पढ़ाना ही बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाता है। इसमें शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 12, व्यक्तित्व के आकलन की सबसे उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि क्या होती है? प्रक्षेपी विधियां जैसे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्ति के अचेतन विचारों और भावनाओं को प्रकट करने में मदद करती है, जिससे व्यक्तित्व का अधिक गहन मूल्यांकन होता है। प्रश्न नंबर 13 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी अक्षमता से। डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है जो व्यक्ति की पढ़ने, वर्तनी और शब्दों को पहचानने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित और डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी अक्षमता है। और डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणितीय संबंधी। प्रश्न नंबर 14 है, अधिगम के स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम का ट्रांसफर, लर्निंग ट्रांसफर का मतलब होता है नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करना। अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ होता है एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल या आदत का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, जिससे सीखने की प्रक्रिया में सुधार हो सके। प्रश्न नंबर 15, बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो परिपक्वता, स्वास्थ्य, सामाजिक अंतःक्रिया, यह तीनों बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के भाषा विकास पर मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, जैविक, स्वास्थ्य, शारीरिक और सामाजिक अंतःक्रिया यानी वातावरण जैसे कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 16 है, मंद बुद्धि बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षण की आवश्यकता होती है? तो मंद बुद्धि बच्चों के लिए विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। मंद बुद्धि बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकताओं और सीखने की धीमी गति के अनुरूप विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 17 है, सामाजिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति नैतिक नियमों और सिद्धांतों को तर्क के आधार पर विकसित करता है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। कोहलबर्ग के उत्तर पारंपरिक स्तर में व्यक्ति नैतिकता को समाज के नियमों से परे देखता है और अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों को विकसित करता है। प्रश्न नंबर 18 है, बाल विकास की किस अवस्था को स्वयं प्यार करने की प्रवृत्ति या नार्सिसिज्म कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शैशवावस्था को। शैशवावस्था में शिशु अपनी ही दुनिया में केंद्रित होता है और खुद से ही प्यार करता है। यह फ्रायड के नार्सिसिज्म सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का पठार का मुख्य कारण क्या है? तो सीखने के पठार का मुख्य कारण क्या है? सीखने की सामग्री की जटिलता, सीखने की इच्छा का अभाव, उपयुक्त सभी। तो इसमें विकल्प नंबर ए गायब हो गया है। तो इसमें सीखने की प्रगति रुक जाती है। व्याख्या क्या है देख लेते हैं। सीखने का पठार तब उत्पन्न होता है जब सीखने में प्रगति रुक जाती है या शारीरिक या मानसिक थकान। विकल्प नंबर ए इसमें क्या है? शारीरिक मानसिक थकान। विकल्प नंबर 2 है सामग्री की जटिलता या प्रेरणा की कमी, जैसे कई कारण हो सकते हैं। सीखने में पठार कब आता है? जब क्या होता है, हमारा शारीरिक या मानसिक थकान हो, सामग्री की जटिलता हो या प्रेरणा की कमी हो, तो सीखने में पठार आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सीखने की कौन सी विधि बच्चों के लिए सबसे प्रभावी होती है? तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करता है, जिससे वे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझते और याद रखते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। चार्ल्स स्पीयरमैन ने जी सामान्य कारक और यश एक विशिष्ट कारक, जी और एस के आधार पर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। जी जनरल और एस मतलब स्पेसिफिक। प्रश्न नंबर 22 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? तो अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था के अंत में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है, जिसका अर्थ है कि वह समझ पाता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई
नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता को क्यों समझना चाहिए? तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर ए, शिक्षण को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता को समझना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर ही एक शिक्षक प्रत्येक छात्र की अद्वितीय सीखने की शैली, गति और ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण पद्धति को समायोजित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार किया जाता है ताकि शिक्षकों को शिक्षण विधियों में सुधार करने और छात्रों को समय पर प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सके। क्वेश्चन नंबर 25, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रास का। रास ने वातावरण की परिभाषा देते हुए कहा था कि वह बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? तो वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत दिया था मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया जिसमें बच्चे व्यवहारिक परियोजनाओं पर काम करके सीखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, एक बच्चा जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को दंडित करना चाहिए? नहीं। माता पिता से शिकायत करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चे की समस्या का पता लगाकर उसका समाधान करना चाहिए? हाँ। बच्चे को अनदेखा करना चाहिए? ये तो एकदम नहीं करना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक बच्चे की कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे अपने सामाजिक वातावरण और संस्कृति से बहुत कुछ सीखते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये था यूपी टेट 2023 की परीक्षा में पूछे गए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी खंड में सभी प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।